नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं FRBM एक्ट। अगर आप सिर्फ एनगेसिंग कमेटी के बारे में रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। आइए देखते हैं FRBM एक्ट 2003 के बारे में। देखिए दोस्तों, डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली फिस्कल डेफिसिट को रिलेटेड के लिए ये एक्ट आया था। पहले हम इसके 4 फीचर्स को जानते हैं। देखिए, FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका लाने का रीजन क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, FRBM एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था 2003 से पहले कि गवर्नमेंट बहुत ही रेकलेस स्पेंडिंग करने लगी थी। स्पेंडिंग ऐसी होती जा रही थी जिसका कोई खास लॉजिक नहीं था, जो कि देश को नुकसान पहुंचाने लगी थी। तो इस स्पेंडिंग को रोकने के लिए FRBM एक्ट लाया गया था। अब जैसे कि क्या हुआ कि देखिए, स्कीम्स रिलीज की जा रही थी बिना किसी ये सोचे हुए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। रिसिप्ट्स नहीं थी उतनी जितना का एक्सपेंडिचर किया जा रहा था। रिसिप्ट्स बहुत कम थे, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा था। जैसे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी, स्कीम्स बहुत ज़्यादा चला रखी थी। लेकिन उस टाइम क्या होता था, तब तक ऐसा था कि RBI को ये आज़ादी थी कि वो मनी को प्रिंट कर सके जब भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन इससे क्या होता था कि इन्फ्लेशन बढ़ता था। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी में आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी आप पैसा प्रिंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा। क्योंकि इसको बोलते हैं कि टू फ्यू गुड, मतलब मोर मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब ये है कि गुड्स तो उतना ही है, लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोगों के पास पैसा बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई बढ़ी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उससे अल्टीमेटली इनस्टेबिलिटी आती है। तो इसी वजह से FRBM एक्ट 2003 में लाया गया। तो इसके क्या फीचर्स थे? पहली बात, डेफिसिट फाइनेंसिंग को बैन कर दिया गया। अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो देखिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो। छोटे से बात यह है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में ये बोली जाती है कि जब नोट प्रिंट किए जाते हैं, जब मनी को प्रिंट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में दूसरा है इसका मीनिंग। तो मनी को प्रिंट करने का होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो 2003 के FRBM एक्ट से इसको बैन कर दिया गया। इसी के साथ रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट 0 रखा गया। ये आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट को मीट करना था, जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3 रखा गया, 3% ऑफ GDP। तो दोस्तों देखिए, 3% इसलिए रखा गया कि कुछ बोरोइंग इज परमिटेड, थोड़ी बहुत बोरोइंग हेल्दी भी होती है। क्योंकि अगर आपके पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है, तो आप एडवांस में उस पैसे को एस्टिमेट्स में लाके कुछ नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होनी चाहिए, इसको आप कंजम्पशन में नहीं लेना चाहिए। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट 0 है, फिस्कल डेफिसिट 3% का टारगेट रखा गया। अगर इन डेफिसिट्स में कोई कमी आती है, मतलब इस टारगेट को अगर इंडिया की गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाती, तो फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देना होगा। अगर डेविएशन होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना होगा। लेकिन अगर कोई कैलामिटी होती है, जैसे कोई कोई वॉर आ गया बाय चांस, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या नेशनल कैलामिटी किसी भी तरह की आ गई, तो बोरोइंग इज परमिटेड इन दैट केस। तब उधार लेना, सार्वजनिक ऋण लेना परमिटेड होगा। इसी के साथ 4 डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए गए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निकालने थे। इनमें से 3 डॉक्यूमेंट तो देखिए दोस्तों बजट के साथ ही निकाले जाते हैं, जबकि एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बिना बजट के निकलता है। तो पहले देखते हैं वो डॉक्यूमेंट जो बजट के साथ निकलते हैं कौन कौन से हैं। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी, और तीसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या होता है कि आने वाले साल में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, इस पे गवर्नमेंट अपना प्रकाश डालती है, अपने एस्टिमेट्स बताती है। अगले साल में क्या GDP ग्रोथ रेट रहेगा, स्टेबिलिटी डोमेस्टिक इकोनॉमी की या फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी कैसी रहेगी, हमारे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कैसे रहेंगे, फॉरेन ट्रेड को लेके करंट अकाउंट बैलेंस कैसा रहेगा। इन सब चीजों पे आने वाले साल के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रकाश डालता है। अगला स्टेटमेंट है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसमें गवर्नमेंट इसी साल के, जो करंट ईयर है, जो चल रहा है,
इसी साल की अपनी स्ट्रैटेजी बताती है कि टैक्सेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिचर को टारगेट करने के लिए और कम करने के लिए, बोरोइंग को मिनिमाइज करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए और लेंडिंग को घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसमें गवर्नमेंट 3 साल का रोलिंग प्लान रखती है। देखिए दोस्तों, रोलिंग प्लान का मतलब है कि आप हर साल टारगेट्स को रिवाइज करते जाते हैं इस हिसाब से कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उसको ज्यादा पैसा अलॉट करते जाते हैं, और अगर परफॉर्मेंस कमी है, कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उस स्कीम को कम पैसा अलॉट करते चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि रोलिंग प्लान में आप एनुअल रिव्यू करते हैं, तो इसे कहते हैं हम एक रोलिंग प्लान। तो इसमें मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में 5 फिस्कल इंडिकेटर्स होते हैं: फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो और सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। मतलब क्या क्या उसको किस किस को देना है, लायबिलिटीज वगैरह मैं सब ऑलरेडी पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूं। प्लीज अगर देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो ये सब मैंने कवर किया है। आपको ये ध्यान से याद करना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट ऑप्शन ए, फिर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी, तो ऑप्शन ए आंसर होगा उसमें। अब देखिए चौथा डॉक्यूमेंट क्या है। चौथा डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट बजट के साथ नहीं पेश किया जाता, प्लीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। ये अलग से निकलता है अगले सेशन में, बजट के अगले सेशन में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर का रोलिंग टारगेट दिया जाता है 3 साल का, सिर्फ एक्सपेंडिचर का, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एफआरबीएम एक्ट जो आया उसके इफेक्ट्स क्या थे। दोस्तों इफेक्ट्स ये थे, पहली बात तो फिस्कल डिसिप्लिन आया। अब तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब जो मन करता था ऐसी स्कीम निकाल देती थी या कहीं पे भी पैसा खर्चा कर देती थी। लेकिन अब फिस्कल डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया। अब गवर्नमेंट स्कीम तभी निकालती थी जब उसके पास उसे अलॉट करने के लिए पैसा होता था, रिसिप्ट्स होते थे, तो इसे हम कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। रिड्यूस्ड बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट की उधारी घट गई। गवर्नमेंट को पता था कि अगर हमने उधारी की तो हमें इसे चुकाना भी होगा, जबकि एफआरबीएम एक्ट से पहले ऐसा नहीं था। उधार ले लेते थे, चुकाने की चिंता नहीं होती थी, वो आरबीआई की टेंशन होती थी। इंक्रीज्ड प्लान्ड बोरोइंग्स, मतलब ये कि इससे पहले क्या होता था, रेवेन्यू बोरोइंग होती थी, जैसे कि सब्सिडी। सब्सिडी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि इसको मिलने की कोई संभावना नहीं है, ना ही इससे हमें कोई बाद में प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अब क्या था, अब प्लान्ड बोरोइंग बढ़ गई, कैपिटल बोरोइंग्स ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अभी भी 3% था, तो आपके पास 3% का अभी भी गैप था जिसमें कि आप प्लान्ड बोरोइंग कर सकते थे। उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है कि एफआरबीएम एक्ट से आरबीआई को ऑटोनॉमी मिली, उसको ये फंक्शन मिला कि मनी क्रिएशन उसके हाथ में आ गया। अब तक क्या था कि जैसी गवर्नमेंट उधार लेती थी, आरबीआई को जाने अनजाने करना ही पड़ता था, उसकी मजबूरी थी कि उसे पैसा क्रिएट करना होगा। लेकिन अब आरबीआई को ऑटोनॉमी मिली कि ये अब उसका अपना फंक्शन हो गया कि जब आरबीआई समझेगा कि पैसे की जरूरत मार्केट में है, आउटपुट बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी आरबीआई पैसा प्रिंट करेगा। अगर उसको लगता है कि अभी पैसे की, मनी की प्रिंटेड नोट्स की जरूरत नहीं है, तो आरबीआई प्रिंट नहीं करेगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन बेसिकली क्या है, क्या पॉइंट्स हैं इसमें। ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं अननेसेसरी खर्चा प्रिवेंट करना, मतलब जो फिजूल खर्ची है उसको बंद कर देना। फिजूल खर्ची जैसे देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब रिसेशन आया था तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेशंस दिए थे, जैसे कि 5 स्टार होटल में मीटिंग ना करें। अगर आप जैसे अपनी एम्प्लॉयज को बोला था जो आईएएस ऑफिसर्स हैं कि 5 स्टार होटल में मीटिंग ना करें। अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं या कहीं प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास में नहीं करें, उसकी जगह इकोनॉमी क्लास में करें। तो इसका मतलब फिजूल खर्ची ना करें, वो पैसा खर्च करें जो बहुत ही एब्सोल्युटली जरूरी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए। अननेसेसरी के खर्चे से बचें। उसके अलावा गवर्नमेंट फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना, ये भी फिस्कल कंसोलिडेशन में आता है। इसका मतलब है कि देखिए कि टैक्सेस टाइम पे आए, सब लोग अपने टैक्सेस भरें, इस तरह की चीजें। स्टेबिलिटी बढ़ती है फिस्कल कंसोलिडेशन से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब कुछ सही चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, टैक्सेस लोग टाइम पे भरें, तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी।
एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर टैक्सेस कलेक्शन सही हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो वो पैसा सही जगह पे लगता है। अगर आप टैक्सेस देते हैं तो आप फिर गवर्नमेंट से हिसाब भी चाहते हैं कि आपने हमारे टैक्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे किया। लेकिन अगर आप टैक्स खुद नहीं भर रहे तो फिर आप गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कहेंगे, आप तो चुपचाप ये कहेंगे कि बस हमारे ऊपर रेट ना पड़े, बाकी जो जैसा चल रहा है चलता रहे। दूसरी तरफ कटिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जैसे कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो उसका मिस टारगेट ना हो, मतलब ये ना हो कि अमीर किसान तो सब्सिडी का लाभ उठाते रहे, गरीब किसान तक पहुंच ही ना पाए। तो मिस टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल हो गया, फिर बीएचईएल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओआईएल बोलते हैं इसको। तो इन सब में डाइवेस्टमेंट हो जाए, यानी कि इनमें स्टेक सेल हो जाए, ताकि इनमें इनको भी एक स्टेक होल्डर्स इनसे पूछें कि आप लोग कैसे काम करते हैं। तो ऐसी चीजों को फिस्कल कंसोलिडेशन में लिया जा सकता है। और स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों देखिए, रोड्स, डैम्स, पावर पावर थर्मल पावर जैसे स्टेशंस होते हैं, इस तरह की चीजें। और सोशल सेक्टर जैसे हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स, इस तरह की चीजें। तो इस इन पे अगर खर्चा हो और इस तरह के स्टेप्स लिए जाए तो उसे हम कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। अब दोस्तों आते हैं एनके सिंह कमेटी पे, जो ये लेटेस्ट न्यूज है, हॉट न्यूज है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या है, देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के 2.0 को लेके एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, देखिए, पहली बात, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 2.5%, जो कि 2023 तक गवर्नमेंट को मीट करना होगा। अब तक ये 3% था। एनके सिंह कमेटी कहती है कि 2.5% रखिए। उसके बाद डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट माने गवर्नमेंट का उधार, गवर्नमेंट का उधार से जीडीपी का रेशियो, ये एनके सिंह कमेटी कहती है कि इसको आप टोटली 60% तक लाइए। अभी ये फिलहाल 70% चल रहा है, तो ये कमेटी कहती है कि इसको आप 60% पे लेके आइए। उसमें से सेंटर का हिस्सा होगा 40% और स्टेट्स का होगा 20%। अगली ये रिकमेंडेशन देती है कि एक फिस्कल काउंसिल बनाइए, जो कि जिसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होंगे, जो कि 4 साल की टर्म होगी और इनको दोबारा से इलेक्शन नहीं किया जा सकेगा, नॉन रिन्यूएबल टर्म होगी। और इसी के साथ में एक रिकमेंडेशन ये भी था दोस्तों, कि जैसे अभी क्या है, 3% एक फिस्कल टारगेट है, तो ये कमेटी कहती है कि 3% की जगह आप एक बैंड रखिए, जैसे कि 2.8 टू 3.2%। ऐसा मत रखिए कि 3% ही है, वो मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फिस्कल काउंसिल है उसके रोल्स क्या हैं। देखिए, फिस्कल काउंसिल का पहला रोल है कि फिस्कल आगे कैसा, हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, अगले कई सालों का एक फोरकास्ट तैयार करता है ये। उसके अगला इसका फंक्शन होगा कि हमारी फिस्कल स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमी इंप्रूव करे, बेटर चले। फिर फिस्कल डेटा कलेक्शन, मतलब टैक्सेस वगैरह, एक्सपेंडिचर्स, इस तरह का डेटा, बेटर इसकी क्वालिटी, इसका इंप्रूव करना, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं, ये इसका रोल होगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि क्या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि हम फिस्कल टारगेट से हट सकें। क्या कोई ऐसी, अगर सपोज कीजिए, देखिए, वॉर आ गया, तो फिर आप कोई टारगेट वारगेट नहीं देखते, फिर आप खर्चा भी करते हो, परचेजिंग भी करते हो, बुलेट्स खरीदोगे, प्लेन्स खरीदोगे, बंदूकें खरीदोगे। तो इस ऐसे टाइम पे, या फिर अगर कोई कैलामिटी आ जाए, एकदम से अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बहुत बड़ी कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो फिर खर्चा नहीं देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कैसे जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो ऐसी कोई कंडीशन है तो ये फिस्कल काउंसिल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि कैसे आप खर्चा किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है बिल से, तो उसको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी ये फिस्कल काउंसिल एडवाइस करेगा कि आप बिल के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये मत कीजिए, ये करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा, इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस बिल में एनके सिंह कमेटी कहती है कि समटाइम्स ऐसे कोई चीजें हो सकती हैं कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है उसके टारगेट से हटना पड़े। तो ये चीजें क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सपोज पहला कंडीशन है कि अगर वॉर हो जाए, कोई नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ जाए, जैसे कि 26/11 अटैक हो गए थे, कोई नेशनल कैलामिटी आ जाए, या फिर एग्रीकल्चर पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाए, मॉनसून ही ना आए, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाए, उस केस में हमें डेविएशन करना होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी
कि अगर पूरी इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाए बहुत ही, जिसके इम्प्लीकेशन बहुत हाई हो, जैसे कि आप जानते हैं 1991 में एक हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लाए थे, तो अगर इतना ही बड़ा इसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाए तो ये मजबूरी बन जाती है कि हमें अपने टारगेट वगैरह छोड़ के शायद कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करने पड़े। उसके अलावा ये कमेटी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देती है, पिछले 4 क्वार्टर का एवरेज, मतलब पिछले 1 साल का एवरेज। देखिए 4 क्वार्टर का मतलब है 1 साल, पिछले 4 क्वार्टर्स का हम एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज से अगर हमारा जो आउटपुट ग्रोथ है वो नीचे चला जाता है तो फिर हमें डेविएशन परमिटेड होगा, तो हम डेविएशन को परमिट करेंगे। लेकिन इस केस में भी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि डेविएशन 0.5% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये कि अगर 2.5% टारगेट है तो बस 2% तक ही आप कर सकते हैं, ये नहीं कि उसके बाद आप 1% के टारगेट तक चले गए। तो दोस्तों ये एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। इसमें आप प्लीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, पीसीएस पर्सपेक्टिव से। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा? इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो मैंने छोड़ दी? अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।